नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। मैं विनोद सिकरवार आज एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जो अपना पिछला वाला टॉपिक था, मैंने उसका केवल चैनल पर पार्ट 1 डाला हुआ है और ये टॉपिक अपना था हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का आज हम पार्ट 2 चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसे अपन बोलते हैं हिंदी में वंशानुक्रम एवं वातावरण। देखिए दोस्तों, वंशानुक्रम एवं वातावरण के संबंध में मैं आप लोगों को पहले बता चुका था। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर्गत मैंने किन किन बातों पर इससे पहली वाली वीडियो में चर्चा की है। मैंने सबसे पहले वंशानुक्रम की परिभाषाओं पर चर्चा कर ली आपसे। वंशानुक्रम की क्या परिभाषा है, वंशानुक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने वंशानुक्रम के नियमों की चर्चा कर ली आप लोगों से। उसके बाद मैंने वंशानुक्रम के अपन सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे, वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत में मैंने आपको मौलिक रूप के संक्रमण का सिद्धांत यानी आनुवंशिकता का मूल सिद्धांत जॉन ग्रेंगर मेंडल का समझा दिया था। आज हम दोस्तों उसके बाद चर्चा करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट टॉपिक से। अगला सिद्धांत है अपना, तो अगला सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी इसको हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत बोलते हैं। यानी सिद्धांत के नामों को दोस्तों गाइस ध्यान में देंगे। देखिए, इस सिद्धांतों के नामों पर जब अपन चर्चा करेंगे तो नामों पर यदि अपन ध्यान दें तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी इसको अपन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, इसको अपन अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, इसको अपन उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। देखिए, संक्रमण हो या संचरण हो, यानी जो गुण अर्जित होते हैं वो गुण अगली पीढ़ी की ओर ट्रांजिशन, यानी उन गुणों का संक्रमण हो जाता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है। देखिए, तो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या इसको हम अर्जित गुणों के संक्रमण या उपार्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत दोस्त कहते हैं। देखिए, मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। देखिए, इस सिद्धांत को देने वाले थे लैमार्क। ये सिद्धांत देने वाले थे लैमार्क, और इस लैमार्क ने इस सिद्धांत को दिया था, पर लेकिन कुछ लोग इस सिद्धांत का समर्थन में आए। यानी लैमार्क ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन इस सिद्धांत का समर्थन किन किन लोगों ने किया था। तो समर्थन करने में एक तो थे अपने डार्विन, एक थे अपने पावलव, एक थे अपने हैरिसन, डार्विन, पावलव, हैरिसन, और एक थे दोस्तों अपने मैकडूगल। यानी पावलव, हैरिसन और एक थे अपने मैकडूगल। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत लैमार्क ने दिया था समर्थन डार्विन, पावलव, हैरिसन एंड मैकडूगल। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सिद्धांत के अंतर्गत मूल बात क्या है। तो मैं ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इस थ्योरी की मूल बात पर आता हूँ, यानी कहने का मतलब ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये सिद्धांत कहता क्या है।
तो पहले मेरी बात को सुनेंगे थोड़ा। ये सिद्धांत ये कहता है जैसे कि मैं आप लोगों के सामने हूँ, मेरे अंदर पढ़ाने की क्षमता है, मैं पढ़ा लेता हूँ, मनोविज्ञान के जो संप्रत्यय होते हैं वो आप लोगों तक अच्छे से अच्छा पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा एक अर्जित गुण है, मैंने बड़ी मेहनत से इस गुण को प्राप्त किया है। ये मैं जन्म से, जब माँ के गर्भ से मैं पैदा हुआ था, इस संसार में मेरा पहला दिन था, तभी से मुझे पढ़ाना नहीं आता था। ये गुण मैंने खुद अर्जित किया हुआ है। अब यदि यही गुण मेरी संतान की ओर जाता है, यानी मेरे जो बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे भी मेरे तरीके से ही पढ़ाएंगे या मैं जो करता हूँ उसी काम को करेंगे, तो वो होता है अपना अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। देखिए, इसमें मानसिक गुण भी ट्रांसफ़र होते हैं और एक तरीके से शारीरिक गुण भी ट्रांसफ़र होते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण के सिद्धांत में। देखो, इसके मूल प्रतिपादक थे लैमार्क। देखिए, लैमार्क ने बताया कि पहले समय में जो जिराफ पशु हुआ करते थे उसकी गर्दन घोड़े के जैसी होती थी, पर लेकिन जब ऊंचे ऊंचे वनस्पति उसे खाने के लिए मिले तो परिस्थितिवश, यानी परिस्थिति के कारण ऊंचे पेड़ों पर उसने वनस्पतियों को खाना प्रारंभ कर दिया, तो गर्दन की जो मांसपेशियां थीं उन मांसपेशियों में खिंचाव आने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी जिराफ पशु की गर्दन लंबी होती चली गई। यानी पहले गर्दन थी घोड़े के समान, अब उसकी गर्दन हो गई लंबी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गर्दन का लंबा होना एक अर्जित गुण है, जो कि पहली पीढ़ी के जिराफ ने ऊंचे वनस्पतियों की पत्ती खाते समय प्राप्त किया था, और यही गुण अब आगे की पीढ़ियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया, तो आज जिराफ पशु की गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा लैमार्क ने प्रयोग किया। तो लैमार्क ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किया था जिराफ पशु की गर्दन पर, यानी किस पर? जिराफ पशु की गर्दन पर। जो जिराफ पशु था उस पशु की गर्दन पर प्रयोग किया था लैमार्क महोदय ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए। दोस्तों, अब देखो, समर्थनकर्ता भी थे, तो समर्थनकर्ता भी कुछ ना कुछ लेके आए होंगे जरूर भाई। अब समर्थन वैसे ही थोड़ू है जाते हो कि समर्थन वैसे ही है जावे, समर्थन वैसे ही नहीं होता है जैसे हम सोचते हैं। तो समर्थन में कुछ ना कुछ तो कोई लेके आया होगा। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ डार्विन। देखो, नेचुरल सिलेक्शन मूलतः थ्योरी का नाम यदि पूछा जाता है तो मूलतः इसके मेन डार्विन ही है, नेचुरल सिलेक्शन के। तो अब मैं सबसे पहले, मैंने अभी आपको लैमार्क समझाया कि लैमार्क ने जिराफ पशु की गर्दन को परिस्थितिवश बढ़ना बताया। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ डार्विन। इस सिद्धांत को समझाने के लिए डार्विन ने किस पर प्रयोग किए? देखिए दोस्त, डार्विन ने इस सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किए थे मछली एवं मेंढक और अन्य जलीय जीवों पर भी किए थे। तो उनमें से जो फेमस जो प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों के माध्यम से नेचुरल सिलेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आता है, वो प्रयोग थे मछली एवं मेंढक वाले। देखिए, कहने का मतलब ये है, तो डार्विन ने क्या प्रयोग किए थे कि जो पहली पीढ़ी की मछली थी उसको विषम परिस्थितियों में, यानी कठिन परिस्थितियों में रहना सिखाया। यानी कहने का मतलब है उस मछली को मुसीबतों में रहने की आदत डाल दी। तो कहने का मतलब है एक मछली एक बार में लगभग 10,000 की समथिंग अंडे देती है। तो उन अंडों को मान के चलो पानी के किनारे पर या किसी तरीके से ऐसी परिस्थिति उन अंडों को दे दी जिससे जो पैदा होने वाली मछली को काफ़ी परेशानी हो। तो यही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया और इस मछली से जो संतान उत्पत्ति हुई उन मछलियों में भी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में जीने की एक क्षमता पैदा हो गई। ये डार्विन के प्रयोग थे। देखिए, लैमार्क के प्रयोग, डार्विन के प्रयोग। अब इसके बाद में मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखूं तो मनोविज्ञान में इस प्रयोग को लेकर के आए थे अपने पावलोव।
देखो पावलव का प्रयोग मैं समझा देता हूँ मनोविज्ञान में। आप जानते हो इवान पेट्रोविच पावलव रूसी शारीरिक चिकित्सक हैं। इनको अनुबंधन के लिए सन 1904 में रूस सरकार ने नोबेल पुरस्कार भी दिया था। पावलव ने अर्जित गुणों के संचरण या संक्रमण के सिद्धांत को समझाने के लिए किस तरीके से प्रयोग किया, तो पावलव के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान के चलो ये एक रैट है, यानी मेरी चित्रकला काफ़ी अच्छी नहीं है। जो ऑफलाइन बैचेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो भी जानते हैं कि सर की चित्रकला कैसी है, और काफ़ी हास्य का पात्र भी बनता हूँ मैं चित्रकला के मामले में। तो बुरा नहीं मानने का, केवल आप समझिए मेरा कहने का क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। चित्रकला मुझे नहीं आती है। तो एक जो रैट था, एक मान के चलो ये एक चूहा है और ये उसका बिल है। तो पावलव ने क्या किया कि इस बिल में जो रैट अंदर था चूहा, तो पावलव ने पहले प्रयोग के दौरान, यानी पहली पीढ़ी का जो चूहा था, ये जो रैट है ये बिल के अंदर है, कौन सी पीढ़ी का है, पहली पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का चूहा है, ये चूहा पहली पीढ़ी का है। तो इस रैट पर जब इन्होंने प्रयोग किया पावलव ने, अब प्रयोग किया तो पावलव ने एक बार घंटी बजाई, 2 बार घंटी बजाई, 3 बार घंटी बजाई, 4 बार घंटी बजाई, 5 बार। तो जब पहली पीढ़ी का चूहा था उसके लिए पावलव महोदय ने 25 बार घंटी बजाई, और 25 बार बजाने के बाद वो 26वीं बार घंटी की आवाज़ सुनने के बाद बिल से बाहर निकला, और भोजन उसने प्लेट में रखा हुआ भोजन उस रैट ने प्राप्त कर लिया। यानी जो पहली पीढ़ी का चूहा, इस बात से स्पष्ट क्या होता है कि ये जो पहली पीढ़ी का चूहा था, इस पहली पीढ़ी के चूहे को भोजन प्राप्त करने में 25 बार घंटी सुननी पड़ी, 26 बार उसने भोजन को प्राप्त किया। अब दूसरी पीढ़ी के चूहे पर प्रयोग किया पावलव ने। अब दूसरी पीढ़ी के चूहे पर प्रयोग किया तो ये क्या है कि जो घंटी की सुनने की जो दर थी, जो एक समय था, जो एक पुनरावृत्ति थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी घटती चली गई। इसके बाद मान के चलो 24 बार सुनने के बाद आ गया दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी का और कम, चौथी पीढ़ी का और कम, पांचवी पीढ़ी का और कम, लगभग 23 पीढ़ी तक इनके प्रयोग चले। तो ये जो 23वीं पीढ़ी का चूहा था, जो 23वीं पीढ़ी का चूहा था, वो 23वीं पीढ़ी का चूहा मात्र 5 बार घंटी बजाने के बाद 6वीं बार जैसे ही घंटी बजती है तो वो बिल से बाहर भोजन खाने के लिए निकल करके आ जाता है। देखिए दोस्तों, इस बात से हमको क्या स्पष्ट होता है, इस बात से केवल हमको इतना स्पष्ट होता है कि पहली पीढ़ी के जो चूहा था, उस चूहे को 25 बार घंटी सुनने के बाद भोजन मिला था। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो लर्निंग जो उसने जो सीखा था, वो सीखना पीढ़ियों में चलता जा रहा था, उसका हस्तांतरण होता चला जा रहा था। यही तो वंशानुक्रम है। उसके बाद जो 23वीं पीढ़ी का चूहा हुआ, वो जो चूहा पैदा हुआ, उसके अंदर इतना सीख गया, पूर्व की पीढ़ियों से इतना गुण आ गया कि उसको 25 पीढ़ियों तक 25 बार प्रयास घंटी नहीं सुननी पड़ी। वो केवल 5 बार घंटी सुनने के बाद 6वीं बार में बिल से बाहर भोजन प्राप्त करने के लिए आ गया। दोस्तों, आई होप मैंने आपको लेमार्क, डार्विन और पावलव, ये 3 विद्वानों के प्रयोग समझा दिए हैं। 3 जो हैं अपने पावलव साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका मैंने प्रयोग आपको समझा दिया। पावलव के बाद अब मैं अर्जित गुणों के संक्रमण को समझाने के लिए इसके समर्थन में अगला प्रयोग समझाऊंगा डॉक्टर हैरिसन महोदय का। यानी हैरिसन महोदय ने भी इस अर्जित गुणों के संक्रमण को अच्छी तरीके से समझाया था। बिल्कुल दोस्तों, बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हम हमेशा सिखाने पर जोर देते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, सिखाना ना कि रटाना। अब मैं बात करूंगा हैरिसन के प्रयोग। हैरिसन ने दोस्तों प्रयोग किए थे, किस पर प्रयोग किए थे? हैरिसन ने प्रयोग किए थे
कीट पतंगों पर। देखिए हैरिसन ने कीट पतंगों पर क्या प्रयोग किए थे दोस्त। हैरिसन के जो कीट पतंगों पर प्रयोग थे उन प्रयोगों को थोड़ा आप गौर से देखिए। हैरिसन महोदय ने क्या किया कि 20 कीट पतंग, यानी टोटल कितने कीट पतंग लिए, 40 कीट पतंग लिए, यानी 20 कीट पतंग और 20 कीट पतंग दोनों को अलग अलग ग्रुप में विभाजित कर दिया, 40 कीट पतंग हो गए। अब जो पहले वाले ये जो 20 कीट पतंग थे इनको ऐसे वातावरण में रखा गया। वो वातावरण दोस्त कैसा था, वो वातावरण था मित्रों स्वच्छ। वो वातावरण कैसा था, वो वातावरण एकदम से कैसा था, स्वच्छ था। और ये जो 20 कीट पतंग थे, इन 20 कीट पतंगों को जो वातावरण दिया गया वो वातावरण मित्रों कैसा था, वो वातावरण था प्रदूषित। यानी प्रदूषित मैं बताना चाहूँ तो इनको रखा गया कैसी जगह पर, जहाँ पर उद्योग थे, जहाँ पर कारखाने थे, यानी कहने का मतलब है उद्योग थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ वगैरह थीं, ऐसी जगह पर इन 20 कीट पतंगों को रखा गया। अब देखो इन कीट पतंगों के लिए स्वच्छ वातावरण था, तो यहाँ पैदा होने वाले जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों की पत्तियाँ भी प्रदूषण रहित थीं, यानी पत्तियाँ भी कैसी थी, स्वच्छ। इन 20 कीट पतंगों ने स्वच्छ पत्तियों को खाया, तो इन 20 कीट पतंगों ने स्वच्छ पत्तियों को खाया, तो इन कीट पतंगों से लगातार 23वीं पीढ़ी तक अध्ययन किया गया। तो हैरिसन ने एक ही बात देखी कि 23वीं पीढ़ी तक जो कीट पतंग, यानी सॉरी मैं एक बात भूल गया, जैसे ये जो 20 कीट पतंग थे इनका भी रंग कैसा था, सफ़ेद, और ये जो 20 कीट पतंग थे इनका भी रंग कैसा था, सफ़ेद। दोनों ही कीट पतंगों का रंग सफ़ेद था। यानी 23 पीढ़ी तक इन्होंने अध्ययन किया, तो 23वीं पीढ़ी में भी जो कीट पतंग पैदा हुए वो कैसे रंग के थे, सफ़ेद रंग के पैदा हुए। अब यही जो प्रदूषित पत्तियां खाने वाले कीट पतंग थे जिनको उद्योग, कारखानों, फैक्ट्रियों के समीप रखा गया, उन कीट पतंगों का अध्ययन किया गया। तब यह देखा गया कि दूसरी पीढ़ी का कीट पतंग, उसके कलर पर थोड़ा परिवर्तन, तीसरी का मटमैला और धुंधला, ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी रंग बदलता गया, क्योंकि उन्हें प्रदूषित पत्तियां खाने के लिए मिल रही थीं, उनका एक अर्जित गुण था। लास्ट में जाकर दोस्त 23वीं पीढ़ी पर ये जो कीट पतंग पैदा हुए वो काले रंग के पैदा हुए। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि पहले कीट था सफ़ेद रंग के थे, पर लेकिन वातावरण एक प्रदूषित था जिसके कारण उनके अंदर ये गुण अर्जित हो गया। अर्जित होने के कारण 23वीं पीढ़ी में काले रंग के कीट पतंग पैदा हो गए, जिससे हमको एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती है कि व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है वो अर्जित गुण हमारी पीढ़ियों में चला जाता है, ये सिद्धांत बोलता है। हैरिसन के बाद दोस्त समय तो लगेगा, पर लेकिन जब तक थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ो मत, जब तक उस थ्योरी को समझने से कोई फ़ायदा नहीं है। हैरिसन के बाद अगला प्रयोग है विलियम मैकडूगल। मैकडूगल ने भी अर्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग किए हैं। तो अगला प्रयोग में दोस्त आपको समझाऊंगा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने भी प्रयोग किस पर किए थे, विलियम मैकडूगल प्रयोग करने वाले, यानी इन्होंने प्रयोग किए थे चूहों पर। दोस्तों प्रयोग को बड़ी आसानी से समझना, मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। कहने का मतलब है विलियम मैकडूगल ने एक ऐसा पात्र लिया, ये मान के चलो एक पात्र था, इस पूरे पात्र में ये मान के चलो पानी भरा हुआ है। इस पूरे पात्र में क्या है दोस्त, इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। तो इस पात्र से निकलने के दो रास्ते थे, एक रास्ता ये था और एक रास्ता इधर था। यानी कहने का मतलब ये है एक रास्ता वो था और एक रास्ता ये था।
अब ये जो रास्ता था, इस रास्ते में क्या था, प्रकाश यानी लाइट लगी हुई थी। प्रकाश के साथ साथ इस रास्ते में क्या है, एक ऐसा सिस्टम था और जिससे क्या है, प्रकाश के साथ साथ बिजली का करंट भी इस रास्ते में मौजूद था। और एक रास्ता था, वो रास्ता कैसा था, अंधकारमय था। वो कैसा रास्ता था, अंधकारमय। अंधकारमय मतलब अंधेरे से युक्त। देखिए, दो प्रकार के रास्ते थे, दो रास्ते थे। अब विलियम मैकडूगल ने पहली पीढ़ी के चूहे को, यानी जो पहली पीढ़ी का चूहा था, उस पहली पीढ़ी के चूहे को क्या कर दिया, इस पात्र में डाल दिया। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि ये जो पहली पीढ़ी का जो चूहा था, उस चूहे ने क्या किया कि उसको उजाला दिखा, इधर बल्ब लगा हुआ था इस रास्ते में, तो जैसे ही उसे उजाला दिखा तो उसने उजाले के चक्कर में इस रास्ते से निकलने का प्रयास किया। तो उजाले के साथ साथ इस रास्ते में करंट भी था, बिजली का झटका भी था, तो चूहे को करंट लग गया। चूहा वापस पुनः उस पात्र में आ जाता है। पानी भरा हुआ था, तैर रहा था, चूहा संकट की घड़ी में था। तो विलियम मैकडूगल ने जब प्रयोग किया तो पहली पीढ़ी का जो चूहा था उसने 165 बार, उसने 165 बार, यानी क्या की, गलत, यानी कहने का मतलब है जो गलत अनुक्रिया की, यानी वो प्रकाश वाले रास्ते से निकलने का प्रयास किया और उस रास्ते में करंट का झटका था। 165 बार उसने ये गलती की और 166 बार वो अंधकारमय वाले रास्ते से आसानी से बाहर आ गया। इस रास्ते में केवल अंधेरा था, लेकिन इसमें कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, ना ही इसमें कोई करंट था। इस तरीके से दूसरी पीढ़ी के चूहों पर भी प्रयोग किया गया, तीसरी पीढ़ी के चूहों पर, पीढ़ी दर पीढ़ी इन चूहों पर प्रयोग चला। तो अंत में जब 23वीं पीढ़ी के चूहे पर अध्ययन किया गया दोस्त, तो एक बात नज़र आई कि जो 23वीं पीढ़ी का चूहा था, उस चूहे को इस पात्र में जब डाल दिया गया तो उसने मात्र 25 बार गलती की, 26वीं बार वो अंधेरे वाले रास्ते से बाहर निकल गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि इस चूहे की जो पूर्व की पीढ़ियां थीं वो इस गुण को अर्जित करती चली आ रही थी और ये अर्जित गुण हमारी नई पीढ़ियों में आता गया। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, हम जो कुछ भी रिसीव करते हैं, वो क्या है, हमारी पीढ़ी में चला जाता है। जैसे कि एक लोहार का बेटा लोहार ही होगा, एक कारपेंटर का बेटा कारपेंटर होगा, एक व्यवसायी का बेटा व्यवसायी होगा। ये सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति जो योग्यताएं अर्जित करता है वातावरण से, या जो योग्यताएं प्राप्त करता है, उन योग्यताओं का प्रभाव अगली पीढ़ी में देखने के लिए मिलता है। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को अंत तक देखें, अगर समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और ये एक निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है। अब इसके बाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अंतर्गत अगला सिद्धांत, इस सिद्धांत का नाम है मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत, या मैं बोलूं जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, या मैं बोलूं मूल जीवाणु की अमरता का सिद्धांत। अब इसको अपन बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ
जर्म प्लाज्म, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत है वो अर्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत था, ये उसका बिल्कुल विरोधी सिद्धांत है। तो यानी जब अर्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत की आलोचना की थी बीजमैन ने, और ये सिद्धांत किसका है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये थ्योरी किसकी है, ये थ्योरी है बीजमैन। ये सिद्धांत को देने वाले कौन थे, इस सिद्धांत को दिया था बीजमैन ने। बीजमैन ने प्रयोग किस पे किए थे, इन्होंने भी दोस्तों प्रयोग चूहों पर किए थे। प्रयोग क्या किए थे, बीजमैन ने कहा कि अर्जित गुण संतानों में जाते ही नहीं है। अब ये बात बीजमैन ने कैसे सिद्ध करके बताई, बीजमैन ने जो पहली पीढ़ी का चूहा था उस पहली पीढ़ी के चूहे की क्या की, उन्होंने पूंछ काट दी। अब पहली पीढ़ी के चूहे की पूंछ काटी, दूसरी पीढ़ी के चूहे की पूंछ काटी, लगातार 23 पीढ़ी तक चूहों की पूंछ बीजमैन काटता रहा, पर लेकिन एक भी बिना पूंछ वाला चूहा पैदा नहीं हुआ। इस सिद्धांत से बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि जो मूल जीवाणु है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी है, निरंतरता है उसमें, वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब इसके बाद अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम का। अब देखिए अगला सिद्धांत, उस सिद्धांत का नाम है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इसको हम बायोमेट्री थ्योरी ऑफ हेरेडिटी भी बोलते हैं। इसको हम बायोमेट्री थ्योरी ऑफ हेरेडिटी भी बोलते हैं, जीव सांख्यिकी सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। आप फ्रांसिस गाल्टन के बारे में जानते ही हैं। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, और पता है कि जिसमें ज़्यादा बुद्धि होगी तो उसके गाल टन्ने टन्ने बोलेंगे, तो इसलिए कौन हो गया, गाल्टन। तो फ्रांसिस गाल्टन को जीव सांख्यिकी का सिद्धांत इन्होंने दिया था, बायोमेट्री थ्योरी ऑफ हेरेडिटी। जब बायोमेट्री थ्योरी की बात आती है, देखिए बायोमेट्री थ्योरी क्या कहती है, बायोमेट्री थ्योरी ये कहती है कि जो गुण होते हैं हेरेडिटी के, जो वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, पर लेकिन गुण कभी यानी पीढ़ियों में, अगली पीढ़ियों में प्रभावित होते रहते हैं। यानी कहने का मतलब पूर्व की पीढ़ियों से भी हमारे अंदर गुण आते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, उसकी माता और पिता, यानी एक बालक में माता और पिता, तो माता पिता से कितने गुण आते हैं, आधे माता से तो 1/2, पिता से कितने हो गए 1/2। अब माता पिता से मान के चलो कि माता थी और ये उसके पिता थे, माता से 1/2, पिता से भी 1/2। अब माता की जो माता है, यानी कहने का मतलब है माता जी की जो माता है उनसे 1/4, यानी कहने का मतलब है जैसे माता जी से माता से 1/2, माता पिता से 1/2, और इधर दादा दादी या नाना नानी से 1/4, उनके परदादा परदादी 1/8। ऐसी पीढ़ियाँ बढ़ती चली गई, ऐसे गुणों का संचरण बढ़ता चला गया। यानी गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, यानी गुण नष्ट नहीं होते हैं। ये फ्रांसिस गाल्टन की बायोमेट्री थ्योरी ऑफ हेरेडिटी थी। इसके बाद फ्रांसिस गाल्टन को स्वजनन शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों ये था अपना वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में चर्चा। अब अपन चर्चा करते हैं आगे। अगला है वातावरण। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वंशानुक्रम यानी वातावरण की चर्चा करने से पहले मैं आपको वंशानुक्रम का महत्व भी समझा देता हूं। तो मैं अब आपको बताता हूं अगला जो बिंदु है। देखिए दोस्तों, यानी मेरा सभी स्टूडेंटों से एक निवेदन है, जैसा कि जो मैं कुछ चीज़ें ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स में नहीं है, तो आप कुछ ना करें, एक पेन लें और एक रजिस्टर लें, उन चीज़ों को नोट करते रहें।
वंशानुक्रम का महत्व, यानी किस पर महत्व? बालक के विकास पर। यानी कहने का मतलब है बालक के विकास पर वंशानुक्रम का महत्व, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का महत्व, importance of heredity in development of child। यानी कहने का मतलब है इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का क्या महत्व पड़ता है, यानी बच्चे के डेवलपमेंट में वंशानुक्रम की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं दोस्तों वंशानुक्रम की इम्पोर्टेंस पर चर्चा करूँगा। तो वंशानुक्रम की इम्पोर्टेंस पर चर्चा करूंगा। तो इम्पोर्टेंस आप लोगों को बता दूं मैं कि वंशानुक्रम पर, यानी वंशानुक्रम का क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, नंबर 1 पहला बिंदु है वंशानुक्रम के महत्व में, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का जो महत्व है उसका पहला बिंदु है शारीरिक संरचना, यानी शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट। ध्यान देना, फिजिकल स्ट्रक्चर यानी शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट, ये किसके द्वारा बनती है? तो ये अपनी किसके द्वारा है? ये है अपनी वंशानुक्रम, शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट। तो देखिए शारीरिक संरचना या शारीरिक बनावट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना, ये वंशानुक्रम का एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है कि शरीर की संरचना किसके द्वारा होती है? वंशानुक्रम के द्वारा होती है। वो कैसे होती है? देखिए मैं बता देता हूँ, शरीर की संरचना, जैसे शरीर की संरचना में आप लोग जानते हैं कि जब माता एवं पिता इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित होते हैं, तो माता एवं पिता के बीच में, तो आपको मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि माता एवं पिता इन दोनों के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो 23 जोड़े माता के अंदर भी होते हैं, 23 जोड़े पिता के अंदर भी होते हैं। आप लोग जानते हैं, देखो 22 जोड़े माता के और 22 जोड़े पिता के, इन गुणसूत्रों को काय गुणसूत्र या इन गुणसूत्रों को हम आत्म गुणसूत्र, काय गुणसूत्र या आत्म गुणसूत्र यानी ऑटोक्रोमोसोम्स, ठीक है क्या? ऑटोक्रोमोसोम्स इन्हें बोलते हैं हम काय गुणसूत्र या आत्म गुणसूत्र। देखो माता के 22 और पिता के 22, ये दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब कहने का मतलब है कि पिता का जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? XY, और माता का जो 23वां जोड़ा होता है वो कैसा होता है? X होता है, XX होता है। तो आप लोग इतना जानते हो कि देखिए कि ये जो 23वां जोड़ा है, ये जो 23वां जोड़ा है, ये पिता का 23वां है, ये माता का 23वां है। ये जो 23वां जोड़ा है ये क्या करता है? ये लिंग का निर्धारण करता है। पर जो पहले ये 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, काय गुणसूत्र या आत्म गुणसूत्र, ये बालक की शारीरिक संरचना में सहायक होते हैं। यहाँ से प्रश्न गाइस बहुत बार बना हुआ है कि बच्चे की शारीरिक संरचना में सहायक गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो वो 44 गुणसूत्र होते हैं जो बच्चे की शारीरिक संरचना को बनाते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। देखिए ये शारीरिक संरचना की बात थी। अब यहीं से एक अगला बिंदु बनता है, उस बिंदु का नाम है लिंग की संरचना। अगला बिंदु क्या है? उस बिंदु का नाम है लिंग की संरचना। देखिए लिंग की संरचना में देखें तो यहाँ से ये भी स्पष्ट होता है
जो स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स, यानी सेक्स कहाँ से होता है, सेक्स एक बायोलॉजिकल होता है, एक हेरिडिटी बेस्ड होता है। देखो माता से 22 गुणसूत्र, पिता से 22 गुणसूत्र मिले, ऑटोक्रोम्स मिले, यानी अब जो 23वां गुणसूत्र है, देखिए ये जो एक्स होता है ना, एक्स को अपन लंबा गुणसूत्र भी बोलते हैं, और जो 22, तो माता के अंदर 23वां जोड़ा होता है लंबा प्लस लंबा, 2 लंबे होते हैं, और पिता का 23वां जोड़ा आता है लंबा और प्लस 22 को अपन बोलते हैं गोल गुणसूत्र। तो अब मेरी बात सुनो पहले, यहाँ से x गया और यहाँ से x आया तो लड़की, यहाँ से x गया, यहाँ से 22 प्राप्त हुआ तो क्या हुआ, लड़का। अब आप इतना जानते हैं कि बॉयज़ का निर्धारण और गर्ल्स का निर्धारण कौन सा जोड़ा कर रहा है, वो कर रहा है अपना 23वां जोड़ा, यानी 23वें जोड़े में से एक माता का एक पिता का। ऐसा नहीं है कि भाई साहब 4 गुणसूत्र हो गए यानी 2, यानी कहने का मतलब अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि शरीर की संरचना में सहायक गुणसूत्र होते हैं 44, और लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन होते हैं, कितने होते हैं, 2। लिंग का निर्धारण 2 गुणसूत्र करते हैं, और शरीर की संरचना को बनाते हैं कितने गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र बनाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण करने वाला कौन होता है, नर होता है या मादा होती है, तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर करता है। और लिंग के निर्धारण में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो गुणसूत्र होते हैं 2, और शरीर की संरचना के लिए जो उत्तरदायी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, वो गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। अब मेरी बात सुनिए पहले कि भाई साहब कि उन बच्चों में देखा जाए तो अधिकांशतः माता पिता के बच्चे हैं, तो शारीरिक बनावट भी अलग अलग है और लिंग भी अलग अलग है। तो इसी आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर यह तय किया जा सकता है कि बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नता देखने के लिए मिलती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता जो देखने के लिए मिलती हैं, वो किसके द्वारा मिलती हैं, वो वंशानुक्रम के द्वारा मिलती हैं। वो मैं बता चुका हूँ कि शरीर की संरचना हर किसी की अलग अलग होती है, और लिंग अलग होता है, या तो बॉयज़ होगा या गर्ल्स होगा। ये सारा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता पर, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो वंशानुक्रम पर ही डिपेंड करती है। ये अपना दोस्तों वंशानुक्रम का महत्व है। अब वंशानुक्रम के महत्व के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लेकर के आएंगे वातावरण, और आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।